हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है ISLM मॉडल के पार्ट 4। देखिए, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एग्रीगेट डिमांड का ड्राइव करके बताइए ISLM कर्व से। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। हमने सिर्फ ISLM कर्व से एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है और हमने ये देखना है कि जब ISLM कर्व शिफ्ट होती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कब एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट होगी और कब एग्रीगेट डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये होती है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है एग्रीगेट डिमांड कर्व और रिलेशन किसके बीच में बताती है, प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट या फिर कह लीजिए रियल जीडीपी के बीच में। ओके, और हमें पता है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फॉर आउटपुट या फिर कह लीजिए एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस लेवल और नेशनल इनकम के बीच में रिलेशन बताती है एग्रीगेट डिमांड कर्व। ओके, जब प्राइस लेवल ज्यादा होगा हमारी एग्रीगेट आउटपुट की डिमांड क्या होगी, कम होगी, और जब प्राइस लेवल कम हो जाएगा हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी या फिर कह लीजिए डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, वहीं पे दूसरी ओर हमने ISLM कर्व की बात करी थी। ISLM कर्व किसके बीच में रिलेशन बताती है, इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के बीच में। LM कर्व दिखाती है पॉजिटिव रिलेशन, तभी ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और IS कर्व दिखाती है नेगेटिव रिलेशन। अब हमने क्या करना है, हमने ISLM कर्व से एग्रीगेट डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है। ISLM कर्व रिलेशन बता रही है इंटरेस्ट रेट और नेशनल इनकम के बीच में, और एग्रीगेट डिमांड कर्व रिलेशन बता रही है प्राइस लेवल और नेशनल इनकम के बीच में। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी ISLM कर्व, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये हमारे नेशनल इनकम। अब हमने साथ ही साथ क्या ड्रॉ करते चलना है, एग्रीगेट डिमांड कर्व का डायग्राम ड्रॉ करते चलना है। यानी कि हम क्या जानना चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं प्राइस और नेशनल इनकम के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। हमारी नेशनल इनकम क्या है, Y1। अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इकोनॉमी में प्राइस क्या है, P1, प्राइस P1 है, इकोनॉमी में नेशनल इनकम क्या है, Y1 है। ठीक है, ये हमारी Y1 नेशनल इनकम है और ये R1 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए कि इकोनॉमी में प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया। अब प्राइस क्योंकि इंक्रीज हो गया है, प्राइस इंक्रीज होने से क्या होगा कि लोगों को सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी में मनी डिमांड बढ़ गई। ये प्राइस P1 से हो गया P2 और इसकी वजह से क्या हुआ, मनी डिमांड बढ़ गई। और अगर आपको याद हो, हमने LM कर्व के फीचर्स में पढ़ा था कि अगर मनी डिमांड इंक्रीज होती है फॉर ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि इनकम की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से अगर मनी डिमांड इंक्रीज होती है तो LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। LM कर्व क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब क्योंकि प्राइस के बढ़ने से प्राइस P1 से P2 हो गया, इस प्राइस के बढ़ने से LM कर्व हमारी क्या होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वहीं पर अगर हम दूसरे तरीके से देखें, देखिए मनी सप्लाई में हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ प्राइस चेंज किया है ना, मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है और प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब प्राइस इंक्रीज होने से मनी डिमांड बढ़ गई, मनी डिमांड बढ़ गई है, मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ। तो रिलेटिवली देखा जाए तो रियल मनी सप्लाई क्या हो गई है, रियल मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई है ना। इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो इतनी थी जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते थे, अब रिलेटिवली देखा जाए तो मनी सप्लाई तो कम हो गई है ना। डिमांड इंक्रीज हो गई प्राइस के बढ़ने से, तो मनी सप्लाई रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी। तो हम कह सकते हैं प्राइस के बढ़ने से रियल मनी सप्लाई कम हो गई है। और मनी सप्लाई कम होने से मैंने आपको बताया था व्हेन मनी सप्लाई डिक्रीजेस LM कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। तो अगर आप इस तरीके से भी देखें तब भी क्या आएगा, मनी सप्लाई के डिक्रीज होने से LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए कि मनी डिमांड अगर बढ़ रही है तो LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। दोनों ही तरीके से हमें LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती मिलेगी। अब LM का शिफ्ट लेफ्टवर्ड जब हुई तो IS और LM का इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। इस पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R2, और इनकम क्या हो गई हमारी, डिक्रीज हो गई। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा और नेशनल इनकम डिक्रीज हो गई। अब नेशनल इनकम क्या है, Y2। तो इस P2 प्राइस पे हमारी नेशनल इनकम क्या आ गई है, ये Y2 आ गई है। ओके, नेशनल इनकम डिक्रीज हो गया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया है, ये आ गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, यानी कि प्राइस और नेशनल इनकम के बीच में जो स्टेम रिलेशन है वहां पे इक्विलिब्रियम कहाँ है, इस पॉइंट पे। वहीं पे अगर उल्टा केस हुआ होता, प्राइस अगर बढ़ने की जगह डिक्रीज हो गया होता, यानी कि P से P3 हो गया होता, तो प्राइस के कम होने से क्या होता, इकोनॉमी में लोगों के पास यानी कि ज्यादा पैसा आ गया कंपैरेटिवली। अब उनको इतनी डिमांड करनी नहीं पड़ेगी मनी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई है ना। जितना पहले पैसा था उसमें अब वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं, तो मनी की डिमांड अब क्या हो गई, कम हो गई। या फिर इस तरीके से देख लें कि प्राइस के कम होने से रिलेटिवली क्या हो गया, रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है ना। प्राइस कम हुआ तो यानी कि रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, और मनी सप्लाई जब इंक्रीज होती है LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है। वहीं पे दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, मनी डिमांड डिक्रीज हो गई, प्राइस कम हुआ तो मनी डिमांड अब लोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को कम पैसा देना पड़ रहा है चीजें खरीदने के लिए।
तो मनी डिमांड डिक्रीज होने से भी एलएम कर्व कहाँ होती है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। जब मनी डिमांड कम होगी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, या फिर कह लीजिए जब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे एलएम कर्व क्या हो गई, राइटवर्ड शिफ्ट होगी। और एलएम कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने से न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आया है, ये आया है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, R3 है, और नेशनल इनकम क्या है, Y3 है। ये हमारी नई नेशनल इनकम आ गई Y3। अब आप देख सकते हैं नेशनल इनकम Y1 से Y3 यानी कि इंक्रीज हो गई। ओके, जैसे ही प्राइस कम हुआ नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हैं प्राइस P3 है, नेशनल इनकम इंक्रीज होके Y3 हो गई है। ओके, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर इसको हम मिलाएं आगे तो ये आता है हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। और तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम मिलाया जाए तो हमारे पास आती है ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो क्या बता रही है, प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट या फिर कह लीजिए नेशनल इनकम के बीच में रिलेशनशिप बता रही है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये क्या हुआ, हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव करके देखी ISLM मॉडल से। ओके, जैसे ही प्राइस में चेंज आ रहा है वैसे ही क्या हो रहा है, एलएम कर्व शिफ्ट हो रही है, और एलएम कर्व के शिफ्ट होने से क्या हो रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है या घट रही है। ओके, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही प्राइस कम हो रहा है नेशनल इनकम बढ़ रही है। और ये सब हो किसकी वजह से रहा है, एलएम कर्व के मूव होने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ही एलएम कर्व लेफ्टवर्ड मूव होगी हमारी नेशनल इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही प्राइस कम होगा हमारी एलएम कर्व राइटवर्ड मूव होगी और नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो ये आगे एग्रीगेट डिमांड का। अब एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो ISLM मॉडल है या फिर केन्स का जो मॉडल था उन सब में शॉर्ट रन की बात की गई थी, और शॉर्ट रन में क्या रखा था हमने, प्राइस कांस्टेंट रखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि प्राइस मूव कर रहे हैं तो यानी कि हम यहाँ पे लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ISLM मॉडल में वैसे शॉर्ट रन की बात की गई थी, प्राइस को कांस्टेंट रखा गया था, पर हम यहाँ पे प्राइस चेंज करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ प्राइस की वजह से मूवमेंट। लेकिन अगर प्राइस के अलावा, प्राइस के चेंज होने के अलावा किसी भी वजह से IS या LM कर्व शिफ्ट होती हैं तो उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है हम एग्रीगेट डिमांड कर्व के इस पॉइंट पे हैं, प्राइस कम हो रहा है हम एग्रीगेट डिमांड के इस पॉइंट पे हैं। ओके, लेकिन प्राइस के अलावा किसी भी वजह से ISLM कर्व में शिफ्टिंग होती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व मूव नहीं होगी, शिफ्ट होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट ड्यू टू एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की वजह से अगर IS कर्व और LM कर्व शिफ्ट होती हैं जब प्राइस कांस्टेंट है तो उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व भी शिफ्ट होगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब हम शिफ्टिंग देख लेते हैं कैसे होती है एग्रीगेट डिमांड कर्व में। ये हमारे ISLM कर्व, ये हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे प्राइस P1 है और ये Y1 क्या है, नेशनल इनकम है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है। ओके, ये हमारी LM की प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, क्या हो गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। यहाँ पे हमने प्राइस को चेंज नहीं किया है, ठीक है। प्राइस क्या है, हमारे कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी। और जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मैंने आपको बताया था LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से LM कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ओके, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, ये आ गया। न्यू इनकम क्या आ गई, ये आ गई। तो बेसिकली हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई। प्राइस चेंज हुए नहीं, प्राइस चेंज नहीं हुए। नेशनल इनकम कितनी होगी, Y3 होगी हमारी, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ गई। तो हम देख सकते हैं कि सेम प्राइस पे हमारी नेशनल इनकम बढ़ गई है, तो यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर से इधर शिफ्ट हो गया। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो इस इक्विलिब्रियम पे जाएगी, यानी कि ये प्राइस और ये इनकम के बीच में इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, तो हमारी न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व आ जाएगी ये। तो इसका मतलब है कि जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, वहीं पे अगर इसका अपोजिट हो जाता यानी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती तो हमारी LM कर्व क्या हो जाती, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती। LM कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब होता, हमारी नेशनल इनकम कम हो जाती, नेशनल इनकम कम हो जाती। सेम प्राइस पे अगर नेशनल इनकम कम हो जाती, ये हो जाती, तो यानी न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ होता। तो इसका मतलब है हमारी नई एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में होती। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही मनी सप्लाई कम होती है एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। ओके, वहीं पे जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होगी LM कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और LM कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने के कारण यानी कि इनकम बढ़ गई और एग्रीगेट डिमांड कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अगर प्राइस कांस्टेंट है लेकिन किसी और रीजन की वजह से LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी। वहीं पे प्राइस को कांस्टेंट रखिए, अगर LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। ये आ गया LM कर्व का केस। अगर IS कर्व में शिफ्टिंग होती तब क्या होता, देखिए ये हमारी ISLM कर्व, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हमने देखना है कि IS कर्व में शिफ्टिंग होगी, और IS कर्व में किस वजह से शिफ्टिंग होती है,
फिजिकल पॉलिसी की वजह से। अब फिजिकल पॉलिसी में क्या हुआ, मान लीजिए गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, और गवर्नमेंट ने जब अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया तो हमारी आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे भी क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट प्राइस है, आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी कि न्यू इक्विलिब्रियम ये आ गया। इस इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और इनकम क्या हो गई, ये होगी, यानी हमारी इनकम बढ़ गई। तो आप देख सकते हैं प्राइस कांस्टेंट था पर इनकम क्या होगी, y1 से y2 हो गई। तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड चेक करें तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व इस पॉइंट से क्रॉस होनी चाहिए, तो ये आ गई हमारी न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो जैसे एलएम कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने से एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि आईएस कर्व के राइटवर्ड शिफ्ट होने से भी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है। वहीं पे अगर आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है तो इसका मतलब हमारी इनकम डिक्रीज हो जाती है। सेम प्राइस पे अगर इनकम डिक्रीज होगी, मान लीजिए ये न्यू इनकम आ गई हमारी, तो इसका मतलब है कि न्यू इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता, तो नई एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारी यहाँ से शिफ्ट हो रही होती। तो अगर आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व भी लेफ्टवर्ड ही शिफ्ट हो जाएगी। तो ये था एग्रीगेट डिमांड कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं आईएसएलएम मॉडल से। ओके, आईएसएलएम मॉडल से हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व पहले ड्रॉ करी, फिर हमने देखा कि अगर प्राइस को कांस्टेंट रख के किसी भी वजह से एलएम कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट होती है। इसी तरह अगर आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट होती है। वहीं पे एलएम कर्व जब हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, और जब आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है, एग्रीगेट डिमांड भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं आईएस एलएम कर्व की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।